नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ जुड़ गए हैं अमेरिका से आपके सुपरिचित आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। आपका बहुत अभिनंदन और आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। तो आदित्य जी, तेजी से घटनाएं घट रही हैं और हम मजे ले ले करके देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। मार्को रूबियो यहाँ से गए, चेहरा लटका करके गए। वहां मीडिया के कैमरों के सामने भले ही सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन हमारे एनएसए अजित डोभाल साहब मॉस्को गए और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, 14वीं बैठक थी ये, वैश्विक सुरक्षा मंच से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को लेकर के, जिसमें रूस की जो सुरक्षा परिषद है उसके सचिव उसको प्रेजाइड कर रहे थे। और वहां पर जो खरी खरी सुनाई है एनएसए ने, उन्होंने सीधे सीधे पूछ लिया है कि या तो आप आतंकवाद के साथ हैं या जो ताकतें आतंकवाद से लड़ रही हैं, इनको खत्म कर रही हैं, आप उनके साथ हैं। ये आप पहले तय कर लीजिए। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जिस तरीके से चेचन्या में और दूसरी जगहों पर रूस ने आतंकवाद के फन को कुचल दिया है, भले ही मानवाधिकारों की और तमाम तरह की दुहाई दी जाती रही, लेकिन सेना का भी इस्तेमाल किया, राजनीति का, कूटनीति का, सामरिक नीति का, सभी इस्तेमाल किए गए और वहां उसको कुचल दिया गया आतंकवाद को। इसी तरह अब भारत भी आतंकवाद को कुचल करके ही दम लेगा। तो ये जो सीधा सीधा, मैंने तो बल्कि दोपहर में एक प्रोग्राम बनाया है कि ट्रंप को सीधी सुना दी है मॉस्को में बैठ करके एनएसए अजित डोभाल ने। और एक और घटना हुई है, यहां से मार्को रूबियो गए और उसके दूसरे दिन ही भागे भागे पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार वहां पहुंच गए। उनसे मुलाकातें हुई हैं। क्या बातें हुई होंगी? देखिए, पहले तो मजा आ रहा है बहुत ज्यादा, तो दर्शकों को आपको भी बड़े मजे लेने चाहिए। ये इससे बढ़िया आपको सोप ऑपेरा दिखाई नहीं देगा, ये रियल है। तो देखिए, हम लोग बोल रहे थे आपके शो में कि एक्शन से पता लगता है क्या बातचीत हुई होगी, एक्चुअल कंटेंट तो किसी को पता नहीं होगा, चाहे कोई भी हो। अब यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले रशिया गए और उन्होंने, आपने तो बता दिया क्या क्या उन्होंने बात किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है उसके बाद कि अफगानिस्तान के एयर डिफेंसेस को रशिया सप्लाई कर रहा है, नंबर 1। दूसरा, म्यांमार में के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से भारत की बातचीत शुरू हो गई। आपको मालूम ही है, कोको आइलैंड्स अंडमान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसको भारत ने उनको दे दिया था। और तो अगर मलाक्का स्ट्रेट पे भारत को कंट्रोल करना है, हॉर्मुज जैसी स्थिति ना हो, तो कोको आइलैंड्स पे कुछ बात होनी चाहिए। तो उस पर बातचीत हुई, तो उसका रिजल्ट आपको 6-7 महीने में दिखाई देगा। कोको आइलैंड में चाइनीज प्रेजेंस कम होने वाली है, इवन दो वॉटर इन्वेस्टमेंट दे हैव डन। तीसरा, आपने पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री भाग के गए, मतलब कि ये दिखाता है कि क्या बातचीत हुई होगी भारत के अंदर। तो मेरा उसका अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि अजीत डोभाल ने बोला होगा कि आपका पूरा इन्फ्लुएंस पाकिस्तान से गायब होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बात हुई है, बिकॉज वी आर स्टडिंग एवरी सिंगल मूवमेंट। आपके C-17 कहाँ पे लैंड कर रहे हैं, आपने नूर खान पे बेस क्यों बनाया हुआ है। तो मतलब कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स जो पाकिस्तान में स्टोर्ड हैं, उनको निकालने की बात शायद शुरू हुई है बिहाइंड द सीन, कि ताकि फ्यूचर में भारत को इस तरफ से कोई खतरा ना हो, क्योंकि पाकिस्तान की खुद के न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। नाउ इट इज सेफ टू अज्यूम कि नहीं है, नहीं तो भारत, प्रधानमंत्री मोदी खुल के नहीं बोलते कुछ भी, और सिंदूर ऑपरेशन नहीं होता। तो सिंदूर ऑपरेशन में भारत ने पहले बता दिया कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, न्यूक्लियर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हम लोग कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस वाज कम्युनिकेटेड टू मार्को रूबियो
कि अगर आपके वहां से आलू बम निकले नहीं और या पाकिस्तान पे आपने इंश्योर नहीं किया, क्योंकि आप बड़े इंटरेस्टिंग सी बात है, ईरान के न्यूक्लियर वेपन पे अमेरिका कितना सेंसिटिव है। अगर वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान को बनाने देगा? अमेरिका ने आज तक अपने न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी जर्मनी तक को नहीं दी है। फॉरगेट अबाउट अदर पीपल, यूके को भी नहीं दी है। यूके में अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स रखे जाते हैं। यूके ने जो भी अपने बम बनाए वो अपने, इवन दो दे हैव यूज्ड अमेरिकन हेल्प, बट अपने लिए बनाए, खुद ही बनाए उसने। बट अमेरिका का वहां पे कोई भी रिलेशन नहीं है, तो अमेरिका देता नहीं किसी को। तो इसका मतलब ये है पाकिस्तान को वो कैसे बनाने देगा? मतलब उसने अपने ही बॉम्ब वहां पे स्टोर कर दिए, अपने ही बॉम्ब्स को उसने फुड़वाया विद चाइनीज हेल्प, क्योंकि आपको मालूम ही है चाइना एंड अमेरिका कोलैबोरेट इन सर्टेन सिचुएशंस भारत के विरुद्ध। तो ना द ओवरऑल सिचुएशन है कि अब आउटकम ये दिख रहा है कि पाकिस्तान के लिए ग्राउंड रेडी किए जा रहे हैं, अफगानिस्तान से एयर डिफेंसेस, ताकि किसी नेक्स्ट इंसिडेंट ना हो कि पाकिस्तान वहाँ के हॉस्पिटल्स पे बॉम्बिंग कर दे। सिक्योरिंग म्यांमार, सिक्योरिंग रेड सी कॉरिडोर, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि ओमान के ऊपर ट्रम्प ने धमकी दी कि हम वी विल बॉम्ब द हेल आउट ऑफ ओमान, विच इज आप इन सबको एक साथ हम देखें तो ओमान इज ए भारत का एलाई, भारत का दोस्त है। इट इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया, यूएई इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया। तो हमने एक तरफ से पूरी की पूरी वेस्ट कोस्ट ऑफ गल्फ हमने कवर कर दी, ईस्ट कोस्ट ऑफ गल्फ हमने कवर कर दी। यमन में भारत के और ईरान के रिश्ते अभी भी अच्छे हैं, खराब रिश्ते नहीं है। यमन इज टोटली अंडर ईरानी प्रॉक्सी कंट्रोल और पार्ट ऑफ इट वो है सऊदी कंट्रोल में। तो सऊदी को तो भारत टच करेगा नहीं, क्योंकि वो काम इजराइल का है। तो क्लियर डिवीजन ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है कि इजराइल इज डूइंग देयर पार्ट और बाकी भारत खुद से कंट्रोल कर रहा है। और प्लस रशिया इज गेटिंग इन्वॉल्व इन अफगानिस्तान बैक अगेन, क्योंकि बिना रशिया के इन्वॉल्वमेंट के ये अफगानिस्तान के ऊपर जो अमेरिकन बदमाशी है थ्रू पाकिस्तान कैन नॉट कंटिन्यू। तो यही मुझे लगता है अजीत डोभाल जी ने कम्युनिकेट किया था मार्को रूबियो के, बिकॉज जितने भी पॉइंटर्स दिख रहे हैं नेक्स्ट मीटिंग्स में, स्पीचेस में, वो यही दिखाई दे रहे हैं सारे पॉइंटर्स। और अमेरिका को दो टूक मतलब से बोलना रशियन कॉन्फ्रेंस से मीन्स अ लॉट कि सर्जियो गोर का एजेंडा हैज बीन आइडेंटिफाइड, एंड सर्जियो गोर का आप देखेंगे थोड़ी देरों में इनकी पब्लिक अपीयरेंसेस कंट्रोल लगने वाला है। मेटल्स जो भारत का एग्रीमेंट हुआ अमेरिका के साथ पैक्स सिलिका के अंडर, कुछ लोग बोल रहे थे कि इट इज अ सिवियर लॉस टू इंडिया। नो, आपको इसी से कनेक्ट करना पड़ेगा। इट इज अ सिवियर गेन फॉर इंडिया एक्चुअली, क्योंकि जो भारत के पास है उसको बेच सकता है आफ्टर प्रोसेसिंग, और जो भारत के पास नहीं है इट कैन इंपोर्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। तो भारत कैन बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन रेयर अर्थ। अब सिर्फ एक ही चीज बचती है, एआई को कंट्रोल करना। आई थिंक विल सी पॉलिसी फॉर्मुलेशंस देयर। अश्विनी वैष्णव का आपने स्टेटमेंट देखा होगा कि उन्होंने बोला था कि भारत इज द लीडर इन एआई। जो वेस्टर्न वर्ल्ड बोल रहा है नहीं है लीडर, एंड दे आर सेइंग इंडिया इज 3rd स्पॉट और 4th स्पॉट और 5th स्पॉट। एक्चुअली इंडिया इज द नंबर 1 स्पॉट। अब इन सबको एक साथ हम कोरिलेट करते हैं तो पूरी पिक्चर दिखाई देती है कि भारत ने जो है पाकिस्तान पे अंकुश लगा, अब परमानेंट अंकुश लगने वाला है फ्रॉम द ट्रेड पर्सपेक्टिव। और ऑन द वेस्ट पैसिफिक साइड आपको मालूम ही है भारत का बहुत बड़ा बेस फिजी में बना था कुछ साल पहले। तो भारत हैज पुट अप ए बेस और माइट बी शिप्स माइट बी स्टेशन्ड इन फिजी। दैट विल बी द फर्स्ट भारतीय आउटपोस्ट ऑन द पैसिफिक ओशन। तो ये सारे जब एक साथ दिखते हैं तो मजा आ जाता है देखकर कि व्हाट दे हैव डन। 2 बातें हैं आदित्य जी। पहली ये कि भारत जो अब पोजीशनिंग ले रहा है, अब वो दबी छिपी बात तो है नहीं। अगर रूस अफगानिस्तान को स्ट्रेंथन कर रहा है, एयर डिफेंस के तमाम उपकरण उसके लिए उपलब्ध करा करके, अगर भारत म्यांमार को मजबूत कर रहा है, उसके पैरों पर उसको खड़ा होने के लिए प्रयासरत है, और जो भी कुछ चल रहा है वो सब ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका को दिखाई नहीं दे रहा है। उनके पास तमाम तरह की सूचनाएं हैं, जैसे हमारे पास सूचनाएं हैं कि अमेरिका क्या कर रहा है। तो क्या भारत के इस स्टैंड का
कोई कड़ा मैसेज रिसीव कर रहा है व्हाइट हाउस वॉशिंगटन? व्हाइट हाउस के पूरे व्हाइट हाउस अभी टाइड आउट डाउन हो चुका है, बंद चुका है वो। एक्चुअली ईरान वॉर से निकल भी नहीं पा रहा है और वो मतलब लड़ भी नहीं पा रहा है, दोनों चीज़ है। इसलिए आप देखेंगे फ्रस्ट्रेशन ट्रम्प का बार बार। आपने देखा कल ईरान वॉर से निकलना चाहते हैं, तो अगर ईरान बोल देगा कि आप जीत गए तो निकल जाएगा वो। उसको वो चाहिए, कोई स्टेटमेंट चाहिए ईरान से, लेकिन ईरान निकलने नहीं दे रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे क्या हुआ है कि एक तरीके से इजराइल ने अमेरिका को बांध दिया है इस पूरे एरिया में। भारत के लिए अच्छा है एक तरीके से कि अब इनका मिलिट्री पावर बाकी जगह एक्ट नहीं करेगा, और रशिया के लिए बहुत अच्छा है कि इनका मिलिट्री एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन अमेरिका का जो कन्फ्यूजन है वो इसलिए मतलब कन्फ्यूजन इसलिए उनका ज़्यादा है क्योंकि सबसे ज़्यादा इकोनॉमी पे जो एक्सेस जो इफेक्ट पड़ा है वो अमेरिका के ऊपर पड़ा है। उनको लग रहा था कि भारत के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बट अमेरिका के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, और उनकी वल्नरेबिलिटीज बहुत सारी बाहर आ गई है। जैसे कि तेल, अब लोग सोचते थे कि भारत अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व्स है, अब पता लग रहा है कि अमेरिका के पास जो तेल है वो प्रोसेसिंग लायक ही नहीं है। नंबर 1, वो इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी, अमेरिकन इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी। दूसरा, उनकी मिलिट्री का जो पोस्चर है अब वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। तो ये आप वही देख रहे हैं कि पुरानी जो लड़ाई थी सोवियत यूनियन वर्सेस यूएसए वाली, ये यहाँ पे सरफेस हुई है वापस। अफगानिस्तान पहले सोवियत के अंडर था, फिर अमेरिका के अंडर गया, फिर सोवियत के अंडर आया, अब इस बार अफगानिस्तान में भारत भी इन्वॉल्व है। तो ये बड़ा अनकंफर्टेबल ट्रूथ है अमेरिकन के लिए, और भारत के लिए तो एक तरीके का इट इज़ ए देयर बैकयार्ड। तो भारत के लिए तो नेचुरल है कि यहाँ पे कोई विदेशी ताकतें गड़बड़ी ना करें। तो एक तरीके से ट्रम्प का फ्रस्ट्रेशन आपको जो दिख रहा है व्हाइट हाउस में, उनकी 2 दिन पहले जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें यही था कि अब्राहम एकॉर्ड्स जब तक साइन नहीं होंगे तब तक अमेरिका नहीं निकल पाएगा, और अब्राहम एकॉर्ड्स को कोई साइन करवाने नहीं दे रहा है। आप इसके देखिए, ना भारत उसको साइन करवाने दे रहा है, ना रशिया उसको साइन करवाने दे रहा है। तो इसका मतलब ये है उसको फंसा के रख दिया है वहां पे उन्होंने। इसको बोलते हैं कैसलिंग इन चेस, कि आप घुस तो गए हो, निकलोगे कैसे? अगर निकलेगा तो बेइज्जती हो जाएगी या रेपुटेशन चली जाएगी, डॉलर गायब हो जाएगा। अगर रहेगा तो शिप्स नीचे जाने वाले हैं, या फिर एक्सपेंसेस इतने होंगे कि अमेरिका कैन नॉट सस्टेन। तो मुझे तो एक यहाँ पे टैक्टिकल रिट्रीट दिखाई दे रही है ट्रम्प को, इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट बड़ा क्लियर दिया था कि यू हैव नो आइडिया कि कौन सी सिचुएशन से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आइडिया दिया था। साथ में रशिया के अमेरिका के साथ एक और प्रॉब्लम हुई है, ऑस्ट्रेलिया ने उनको चैलेंज किया है कि भाई आप कौन सा, हमने आपके साथ इतना हेल्प किया सारे वॉर्स में, डिस्पाइट नॉट बीइंग पार्ट ऑफ नेटो, हमने आपको हेल्प किया, लेकिन व्हाई आर यू लीविंग अस टू द हैंड्स ऑफ चाइना? तो इसलिए अभी ऑस्ट्रेलिया का रुझान भारत की तरफ वापस आ गया। आपको मालूम ही है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोला कि हाउ इंडियंस आर वेरी गुड। तो एक तरीके से आप देखें कि वेस्टर्न ब्लॉक में बहुत मेजर डिविजन्स हुए हैं इस समय, और अमेरिका इससे निकल नहीं पा रहा है, इस समय फंसा हुआ है। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मार्को रूबियो के साथ जो भी हुआ है भारत में, क्या इसका मैसेज क्लियर कट गया है वहां पर? और अगर मैं ये पूछूं आपसे कि मैसेज तो सीधा-सीधा है, जो मॉस्को से आतंकवाद को लेकर के भी डोभाल साहब ने दिया है, और यहाँ भी कहा ही गया होगा मार्को रूबियो को। तो क्या ये जो आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप अपनी बगल में दिए हुए हैं, उन्हीं को मध्यस्थ बनाते हैं ईरान से बातचीत करने के लिए, बार-बार उनको तेहरान भेजते हैं, बातचीत करवाते हैं। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महत्व दिया जा रहा है इस्लामाबाद को और आसिम मुनीर को खास तौर से, क्या ये मैसेज दिया गया होगा कि आसिम मुनीर भारत का दुश्मन नंबर 1 है, और वही आतंकवाद को, आतंकवादी सरगनाओं को और मदरसों के नाम पर उनके आतंकी अड्डों को पल्लवित पोषित कर रहे हैं?
वही भारत में खून खराबे के लिए जिम्मेदार हैं इस समय। तो क्या अमेरिका ये मैसेज रिसीव करेगा और अपने कदम पीछे खींचेगा या बाज नहीं आएगा? देखिए, पाकिस्तान तो ऑलरेडी रिट्रीट कर चुका है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी और उसकी पिटाई के बाद भी, और पाकिस्तान इज नो लॉन्गर एन इशू फॉर इंडिया। एक तरीके से हाथ खुल चुके हैं, तो जब कुछ होगा तो पाकिस्तान विल बी टेकन केयर। अभी जिस तरह देखिए, रशियन प्रेसिडेंट का 3-4 साल पुराना स्पीच था, उन्होंने बोला था कि अमेरिकन मिलिट्री नाइदर कैन फाइट, इट कैन ओनली असैसिनेट कर सकती है, या फिर वो अमेरिकन मिलिट्री कैन प्रमोट टेरर। उनका बड़ा क्लियर स्टेटमेंट था रशियन पुतिन का। अभी एक तरीके की सिंक्रोनिटी दिख रही है भारत के पब्लिक स्टैंड से। भारत को पहले से पता था, लेकिन अब अजीत डोभाल का स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट को एक्नॉलेज करता है इन रशिया। तो नाउ देयर इज अ मोर स्ट्रेटेजिक बॉनहोमी जो है इन पब्लिक स्पेस भारत और रशिया के सामने आ गई है, बिकॉज अमेरिका ने डिस्क्लोज कर दिया है कि पाकिस्तान वाज नॉट ए प्रॉब्लम, अमेरिका वाज द प्रॉब्लम। तो अमेरिका भी खुल के बाहर आ गया। बंगाल इलेक्शन में आपने देख ही लिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी क्लियर बैटल लाइंस ड्रॉ हो गई। बाकी ट्रेड की टॉक्स तो इधर उधर चलती रहेंगी, लेकिन स्ट्रेटेजिक स्पेस में लाइंस आर ड्रॉन। तो एक तरीके से भारत और रशिया के बीच में, प्लस मिडिल ईस्ट में यूएई, ओमान, ईरान, इनके बीच में स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग हुई है। एज फार एज पाकिस्तान कंसर्न, आसिम मुनीर का, अभी आसिम मुनीर को गिराने का टाइम आया है। आप वापस वो स्टडी करिए जियाउल हक के साथ ये एपिसोड में, कि जियाउल हक जो है लास्ट मोमेंट में ही वाज कंसिडर्ड द कि अमेरिका, शायद अमेरिका को ही चलाते हैं। ह्यूस्टन में मीटिंग होती थी जॉन से, बाकी ह्यूस्टन के मल्टी बिलियनियर लोगों से। उसमें मूवी बनी थी चार्ली विल्सन्स वॉर, अगर आपको याद होगा। तो वो रियल इंसिडेंट्स थे सारे। अब आसिम मुनीर का ड्रॉप करने का समय आया है। अब उसको अमेरिका जैसे उबला हुआ आलू को छील के फेंक देते हैं ना, छिलके को, वो वाला समय आया है। तो अभी अमेरिका के पास 2 चॉइस हैं, और आपको 2-3 दिन में हम लोगों को पता लग जाएगा। पेंटागन के स्टेटमेंट्स आने वाले हैं। जब स्टेटमेंट्स आएंगे तभी हम नॉन स्पेकुलेटिव बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पेंटागन इज रीसेटिंग द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद यूएसए, और इस समय जो रिलेशनशिप जो रीसेट होगी वो होगी एट ए लोअर स्टेटस ऑफ अमेरिका देन इंडिया। इंडिया इज गोइंग टू टेक एन अपर स्टैंड। वो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे भारत से प्रेम है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई और मुझे लॉजिकल आउटकम नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लॉजिकल आउटकम ये है कि इंडियन ओशन भारत को सौंप दो और वी मेक ए वेरी ग्रेसफुल एग्जिट। और इसमें इजराइल की बहुत मदद पड़ेगी। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए जो अभी तक पाकिस्तान को यूज किया जा रहा था, वो किया जा रहा था फॉर ट्रांसलेशन पर्पसेस, ताकि वो लोकल भाषा में वो भी बात करते हैं, ये लोग भी तो आदि फारसी भाषा बात करते हैं। ये मेन रीजन था कि लेट देम हैंडल इट। जैसे पुरानी एंग्लो सैक्सन फिलॉसफी क्या होती थी, आपस में निपट लो, बाद में हम आपसे डील करेंगे। ये पुरानी फिलॉसफी ये था। अब उनको पता लग रहा है कि ऐसा नहीं चलने वाला, बिकॉज पाकिस्तान दोनों साइड से खेल रहा है। और मार्को रूबियो जो आप देखते हैं पिक्चर्स में, देखते हैं कि मार्को रूबियो हैज ऑलवेज बीन प्रो इंडिया एक तरीके से अमेरिकन पॉलिटिक्स में। लेकिन मार्को रूबियो का जो इंटरनल अमेरिका में जो प्रोफाइल है वो इतना इम्प्रेसिव नहीं है। उसका सपोर्ट बेस ओनली हिस्पैनिक कम्युनिटी में है, वाइट कम्युनिटीज में नहीं है। तो एंग्लो सैक्सन्स रन द कंट्री। इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस आएगा जेडी वांस का। तो जेडी वांस तो ओपनली एक तरीके से भारत की तरफ ही मूव करना चाहते हैं। उनको पाकिस्तान पसंद ही नहीं है, ऐसा देखा जाए तो। बट ये सिचुएशन जो मैं बोलना चाहता हूँ, इट हैज मूव बियॉन्ड पीपल नाउ। न जेडी वांस के हाथ में है, न ट्रम्प के हाथ में है, न मार्को रूबियो के हाथ में है। ये सिचुएशन है डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय सेंटकॉम, जो डेव गार्सी में उनका जो हेडक्वार्टर्स है वहां से कंट्रोल है ये। तो इस अवस्था में सेंटकॉम का एडवाइस ये क्लियरली होगा कि वी मेक ए ग्रेसफुल एग्जिट फ्रॉम हॉर्मुज स्ट्रेट। और वो जैसे ही वो एग्जिट करते हैं, देन आई थिंक अजीत डोभाल और भारत का डिमांड होगी माइट एज वेल रिमूव द बेस ऑल्सो। तो आई थिंक इस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। तो
ओवरऑल पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस अब अमेरिकन आइज में इतना नहीं रहा, डिस्पाइट ऑल द हिस्ट्रियनिक्स। आप देख लें, जो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो वास्तविक सच नहीं है, क्योंकि अजीत डोभाल की बातें, मार्को रूबियो का सहमा सहमा चेहरा और पेंटागन के और रशिया के साथ खुल के बात करना अजीत डोभाल का जस्ट क्लियरली शोज कि भारत ने अपना स्टैंस हार्डन कर दिया, इस समय कठोर बनाया। इशाक डार को वहां क्यों बुलाया गया होगा आपके हिसाब से? आसिम मुनीर कंट्रोल, मैंने आपको बताया कि अभी उसका यूजफुलनेस खत्म हो रहा है। और दूसरा, पाकिस्तान को सस्टेन करने के लिए लोन्स चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 1-2 दिन में या 2-3 हफ्ते में $2 to 3 बिलियन और रिलीज किए जाए, और प्रोबेबली दैट विल बी द लास्ट पाकिस्तान विल गेट। तो इसलिए आप सडनली, और भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने तो कमाल ही कर दिया। आई एम जस्ट सो हैप्पी फॉर द पुटन पशुपतिनाथ। तो अभी चारों तरफ से एक कि पाकिस्तान एक पराया स्टेट की तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है। आपको याद होगा यासर अराफात के मरने से पहले, यासर अराफात 2 हफ्ते पहले अमेरिका में ही था। जिया-उल हक के मरने से पहले 2-3 हफ्ते पहले अमेरिका में ही था जिया-उल हक। तो ये इस तरह की सिमिलर सिचुएशन वापस आ रही है। तो अब ब्लेम किया जाएगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान प्लेड द डबल गेम, वी एंड इरानियंस आर फ्रेंड्स। और एक और आप बात बता दूं, ईरान की जो डील जो होने जा रही है, $300 बिलियन अमेरिका पे करने वाला है, 300 ईरान को। तो ये डील तो अगर पब्लिक में आ जाएगी तो ट्रम्प इलेक्शन लूज कर जाएंगे। सो आई थिंक ये जो पूरा जो एपिसोड आप देख रहे हैं, ये किसी भी तरह अमेरिका निकलना चाहता है और उसको कोई निकलने देना नहीं चाह रहा है इस समय। उसको भारत भी उसमें शामिल है। ये डील करते हुए शानदार डील होने वाली है, बस होने ही वाली है, और फिर बाद में पता लगा कि एमओयू साइन हो रहा है और 2 महीने के लिए और सीज फायर बढ़ाने पर सहमति हो रही है। तो फिर डील कहाँ गई? हम लोग तो कितने महीनों पहले बोल चुके हैं इस एपिसोड पे, आपके शो पे, कि ये सीज फायर टिकने वाली है, कोई लड़ने की मूड में ही नहीं है। क्योंकि फर्स्ट एक बार डर लग गया ना एंग्लो सेक्शंस को, फिर वो नहीं वापस आते, कभी नहीं आते। ये अब वो वाला सीन होने वाला है, वियतनाम वाला, हेलीकॉप्टर की छत से भागे थे, अफगानिस्तान वाला प्लेन लेके भाग गए, ये वाला सीन होने वाला है। और इसको ट्रम्प बचाना चाहते हैं, तो फेस सेविंग चाहिए। मार्को रूबियो सडन इंडिया क्यों आए, ये मेन रीजन था, फेस सेविंग एक्सिट। कहीं से आप हमारी शांति कराइए, क्योंकि पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। पाकिस्तान को तो ईरान पीट देगा उस तरफ से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वो तो अमेरिका थोड़ा बचा के रखा हुआ है उनको, थोड़ी बहुत। वो तो भारत ने फिर भी अमेरिका के बचाने पर भी पीट दिया भारत ने। सो द पॉइंट इज कि पाकिस्तान का यूजफुलनेस खत्म हो गया बंगाल इलेक्शन के बाद, और दर्शकों को बंगाल इलेक्शन को बहुत सामरिक दृष्टि से देखना चाहिए कि जो भारत ने वहाँ पे किया, अमित शाह जी ने किया, अलॉन्ग विद डोवाल, अलॉन्ग विद अदर एजेंसीज, वो दैट वाज मार्वलस। और वहाँ पे रशियन इन्वॉल्वमेंट भी था बाय द वे। तो वो जो एपिसोड है, प्लस यू कनेक्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, प्लस आपका अफगानिस्तान का रीआर्मिंग, प्लस कोई निकलने नहीं देना नहीं चाहता अमेरिका को वहाँ से, तो इट इज बिकम ए क्वागमायर बोलते हैं इंग्लिश में, कि अभी यह दलदल में फंस चुका है बुरी तरह। अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बचे हैं, सिटिंग डक्स फॉर इंडियन नेवी, सिटिंग डक्स, टारगेट प्रैक्टिस। 4 ब्रह्मोस चाहिए बस डुबाने के लिए, दे ऑल नो। और डिप्लॉयमेंट आप देख लेंगे इंडियन नेवी का, तो आपको लगेगा कि ये तो अमेरिका के विरुद्ध लड़ रहा है, अगर डिप्लॉयमेंट आप देखना चाहेंगे तो देयर आर मेनी थिंग्स भारत कर रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है और भारतीय पॉलिटिशियंस ही बोल रहे हैं इकोनॉमी, जीडीपी, ये सब बकवास कर रहे हैं, ये इसी का आउटकम है, ये सब का आउटकम रिलेटेड है। मार्को रूबियो जैसे लैंड करता है, ये प्रोपेगेंडा हिट हो जाता है, सडनली लीव्स, और फिर जीडीपी भारत का नीचे, इन्वेस्टमेंट्स भारत का नीचे, ऐसे लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया। उसका प्योरली रीजन है कि they wanted to create a loss of face for Modi ji. That was the main reason. जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं आदित्य जी। लेकिन अमित शाह का जिक्र आपने किया, अमित शाह तो साहब वो काम कर रहे हैं इस समय। उन्होंने आदेश कर दिए हैं कि हिंदुस्तान की जितनी सरहदें हैं
उनके 15 किलोमीटर के अंदर तक जितने अवैध ढांचे बने हुए हैं, अवैध निर्माण हुए हैं, सबको गिरा दीजिए, डिमोलिश कर दीजिए। इसके अलावा जितने भी अवैध घुसपैठिए हैं, जो बिना किसी परमिशन के, बिना किसी वीजा के, बिना पासपोर्ट के हमारी सीमाओं में अंदर आए हैं, उनको खदेड़ दीजिए, उनके उनके देशों में फेंक दीजिए। और ये काम अदालतों के जरिए या पुलिस के जरिए या कानून के जरिए नहीं, बीएसएफ के जरिए होगी। तो ये जो एक साजिश थी भारत के खिलाफ, भारत को लंबे समय तक परेशान करने की और डेमोग्राफी चेंज करके जो एक हमारी मूल आबादी है उसके ऊपर प्रेशर डालने की, वो तो इस समय मुझे लगता है कि मोदी जी और अमित शाह की टॉप प्रायोरिटीज में आ गई है। देखिए क्या है कि डेमोग्राफिक चेंज तो वेस्टर्न कंट्रीज की पहली स्ट्रेटेजी होती है। आपके देश में चर्चेस खोलो, मस्जिदें खोलो, लोगों को फोर्स कन्वर्ट करो विद वेस्टर्न मनी, वेस्टर्न डॉलर, और ड्रग्स के ट्रेड से आप फोर्स कन्वर्ट करो। ये उनकी पहला स्टेट पॉलिसी होता है। ये अभी से नहीं है, 1492 से है, 15वीं शताब्दी से। एवर सिंस की पोप ने जब पास किया था कि पेपल बुल, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड मेरी बुक में है, उसका नाम ही है गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, पेपल बुल का नाम है। तो ये पहली स्ट्रेटेजी होती है। तो अमित शाह जी ने जो समिति बनाई, पार्लियामेंट्री समिति, जो संसदीय समिति है, प्लस 15 किलोमीटर, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आप ये सोचिए कि 15 किलोमीटर के अंदर लिसनिंग पोस्ट थी, फिर लुटियंस दिल्ली में आपका क्लब जिमखाना, दिल्ली जिमखाना, हाँ हाँ, दिल्ली जिमखाना, वो उसी का पार्ट देखिए। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, क्या पता कौन सा सीआईए का व्यक्ति हो वहाँ पे, कौन सा लिसनिंग पोस्ट लगाओ, तो वो भी क्लियर कराया। तो ये सब कोई रैंडम एक्शंस नहीं है। 15 किलोमीटर के अंदर कोई झुग्गी झोपड़ी बनी हो, अंदर रेडियो ट्रांसमीटर लगाओ, कुछ लगाओ, सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस लगी हो, मिसाइल ट्रैकिंग डिवाइसेस लगी हो, बहुत कुछ हो सकता है आजकल। एक सेलफोन भी हो सकता है कि वो बन सकता है रिसीवर। आपको मालूम ही है किस तरह स्टारलिंक को यूज़ किया गया है मिनिएचराइज वर्जन में। तो आप सोचिए कि नेपाल बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश का बॉर्डर भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर है। मेरे हिसाब से उसको छोटा करना चाहिए अब उनको, उसकी ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश की भी ज़रूरत नहीं है अब तो, बिकॉज दे कांट सस्टेन। तो ये अभूतपूर्व स्टेप्स हैं। मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट स्टेप उनका होना चाहिए, लिसनिंग डिवाइसेस अराउंड केरला एंड तमिलनाडु, पूरे स्टेट के समुद्र में लिसनिंग डिवाइसेस डालिए और जैमिंग्स वहाँ पे शुरू करिए। बिकॉज इसरो की जो थेफ्ट हुई थी, आप देख रहे हैं कितने फेलियर्स हो चुके हैं। वो उसका लिंक इसरो केरला से एक्सपोज भी किया गया था कुछ जगहों पे। तो अमित शाह जी उन सब जगहों पे देख रहे हैं। और आपको मालूम ही है कि भारतीय कोस्ट गार्ड अब जो है, इट इज़ वर्किंग ऑन नेक्स्ट लेवल ऑफ सिग्नल ट्रैकिंग, क्योंकि जो तो इससे बड़ा चिढ़ा हुआ है अमेरिका, हमको कुछ करने नहीं दे रहे आप। आई थिंक आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अमेरिकन, भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री बोले तुम्हारे यहाँ के नेटिव अमेरिकन का क्या हुआ, तुम अभी तक उनको क्यों दबा के रखे हो। और आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग रिमेनिंग। आई थिंक दुनिया इज गोइंग टू नाउ कम, क्योंकि अमेरिका की इतनी बदमाशी, सालों की बदमाशी, दादागिरी, आई थिंक दैट इज, लोगों का सिर के ऊपर से पानी चला गया है इस समय। नो मोर, दे डोंट केयर। आई थिंक ये जो ईरान वॉर का जो कैटलिस्ट था, फर्स्ट फेज, उसने दुनिया में इनको पोल खोल दिए। इस स्ट्रेट वॉर में ये कभी लड़ ही नहीं सकते। और मिडिल ईस्ट में जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय किया गया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान ने जो डिस्ट्रॉय किया है, अभी परसों ही उन्होंने 300 मिसाइल और डाली थी उनके ऊपर। सो दैट इज अभूतपूर्व। तो मतलब मिडिल ईस्ट से तो अमेरिका गया एक तरीके से, इसलिए उसको जितना पेन मिलेगा यहाँ पे रुकवा के, वो भारत, रशिया, चीन सब लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं इस समय। तो और वो जब तक वो यहाँ पे फंसे रहेंगे, ये कुछ और नहीं कर सकते और उनको निकलना ही पड़ेगा इवेंचुअली। तो मुझे वही हेलीकॉप्टर के सीन याद आ रहे हैं अफगानिस्तान के और वियतनाम के इस समय। और इसीलिए ट्रम्प जो है इतने ज़्यादा नाराज घूम रहे हैं, इतनी रफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। दैट्स द मेन रीज़न। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, आप जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की।
और कई महत्वपूर्ण सूचनाएँ हमारे दर्शकों के साथ साझा की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। जय भारत।